देखिए भाई बात करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए उसने बोला अ 20 किलोवाट, बोला क्या अ 20 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन ओहम्स पर फेज रेफर टू दी स्टेटर साइड। देखिए उसने रोटर का स्टेटर का जो रेजिस्टेंस दिया उसका वैल्यू कितना 0.2 है, बोल दिया उसने कि ओहम्स में, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इन ओहम्स। स्टेटर और रोटर का रिएक्टेंस कितना दिया आपके पास, इट इज गिवन अस 0.45 एंड एक्सएम का जो वैल्यू दिया आपके पास मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस उसका वैल्यू कितना दिया 18 ओम। व्हेन द मोटर इज एनर्जाइज्ड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी it develops a full load internal torque at a sleep of 0.04%, 0.04 actually not a percent. रोटेशनल एंड कोर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड। देखिए उसने रोटेशनल लॉसेस बोलते हैं मतलब कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस उसने नेग्लेक्ट कर दिए हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क एंड इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, और आगे उसने पूछा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको धीरे धीरे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं भाई गिवन क्या है, उसमें क्या गिवन है। देखिए उसने दिया बेटा आपके पास स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, क्या दिया है, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद उसने देखिए आपके पास जो पावर दी है, मैंने बहुत बार आपको बताया कि दिस इज नथिंग बट व्हाट आउटपुट पावर या रेटिंग ऑफ द आउटपुट पावर, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास व्हाट P out is equals to what 20 किलोवाट, कितना 20 किलोवाट। दिस P out is equals to P शाफ्ट, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू P मैकेनिकल। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर P मैकेनिकल क्यों, क्योंकि बेटा उसने रोटेशनल लॉसेस क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो मैकेनिकल पावर डेवलप होगी दैट विल बी नथिंग बट व्हाट आउटपुट पावर, बिकॉज मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल लॉसेस आर इक्वल्स टू आउटपुट पावर, ठीक है। इस टाइप से इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, ठीक है। आगे उसने बोला है कि लाइन वोल्टेज उसने कितना दिया है 400 वोल्ट दिया है, ठीक है, आपके पास लाइन वोल्टेज है। तो 400 के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फेज वोल्टेज आएगी दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू 230.94 वोल्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी उसने 50 हर्ट्ज, पोल्स दिए उसने 4 पोल है, 6 पोल है, 4 पोल है। एंड फिर बाकी ये वाले पैरामीटर्स उसने दिए, रोटर रेजिस्टेंस, स्टेटर एंड रोटर रिएक्टेंस एंड एक्सएम का वैल्यू उसने दिया है, ठीक है, इस टाइप से। और स्लिप दिए रखी है उसने 0.04, कितनी दी है स्लिप 0.04। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, ये 4 पोल की मशीन है, तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा आपके पास NS इज इक्वल्स टू 1500 RPM, ठीक है। और NR जो आएगा आपके पास, आप मेरे हिसाब से आराम से पता कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं। अभी NS × 1 - S ये आएगा आपके पास 1440 RPM, क्या आ जाएगा 1440 RPM NR का वैल्यू, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा बात करता हूँ PM के रिगार्डिंग, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। मैकेनिकल पावर कितना दिया उसने 20 किलोवाट, क्या दिया 20 किलोवाट। अब अपन को एक बात पता है, क्या पता है कि यहाँ से अगर सपोज मुझे एयर गैप पावर पता करनी, तो एयर गैप पावर कैसे पता करोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाउ विल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एयर गैप पावर। तो जो एयर गैप पावर होता है आपके पास, एयर गैप पावर PG इज इक्वल्स टू PM/1 - ES, ऐसा कुछ रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। सो PM इज इक्वल्स टू PG मल्टीप्लाई बाय 1 - L। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँ, अगर सपोज मुझे PG का वैल्यू चाहिए, तो PG के वैल्यू इसे फॉर्मूले से पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे इसमें वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाय 1 - 0.04 किलोवाट में, याद रखना। ये आ जाएगा आपके पास 20/0.96 इंटू किलोवाट, नॉट इंटू, बस उसका यूनिट एक्चुअली। सो ये आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 0.96, ये आएगा 20.83 मीन्स 833 किलोवाट। दिस विल बी एयर गैप पावर, दिस विल बी व्हाट एयर गैप पावर। बात समझ में आ रही है आपके पास। और एयर गैप पावर किसके बराबर होती है, एयर गैप पावर जो होती है आपके पास PG इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I2² मल्टीप्लाई बाय R2/ES, इसके बराबर होती है नहीं होती, बिल्कुल सही, इसके बराबर होती है, ठीक है। तो आपके पास अभी सवाल होगा कि ये I2 को कैसे फाइंड किया जाए और R2/S को कैसे फाइंड किया जाए, क्योंकि R2 तो उसने दिया नहीं, अपन को R2 यहाँ से एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, उसी की कैलकुलेशन के बारे में भी बात करते हैं। जो उसने पैरामीटर्स दिए, सबसे पहले मैं उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट पे उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट पे अपन उनको फाइंड करते हैं। सो दिस विल बिकम स्टेटर
resistance, this is nothing but stator reactance, this is the magnetizing reactance, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास rotor reactance, and this will be nothing but what, R2 by S, ठीक है, this is nothing but R2 by S. So this is J times of X2, this is J times of Xm, याद रखना these are the refer parameters, ठीक है. So this is nothing but J times of X1, this is R1, और यहाँ पे रहेगा आपके पास पर फेज सप्लाई वोल्टेज 230.94 वोल्ट. मैं इसको बस V नाम दे रहा हूँ या V फेज नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप से. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ के वोल्टेज अगर पता चल जाए तो मतलब मैं आराम से यहाँ पे बस मतलब क्या कर सकता हूँ कि वेल अप्लाई करके मैं यहाँ से इधर के पैरामीटर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है. तो यहाँ के वोल्टेज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये वाली पावर पता करनी है ना, इसमें जाने वाली रोटर में कितने पावर जाएगी, वो वाली पावर मुझे पता करनी है, एयर गैप पावर. तो देखिए मैं क्या करूँगा, वोल्टेज डिवीजन रूल से आप डायरेक्टली जा सकते हो. अगर आपको इधर के मतलब इधर के करंट पता करनी है, इस ब्रांच को ओपन कर दो बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, तो यहाँ की थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड कर लीजिएगा आप. तो देखिए किस स्टेप से फाइंड करोगे आप उसको. हाँ, अगर सपोज मुझे थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड करनी है, सो मैं उसको नाम दे रहा हूँ VTH नाम दे देता हूँ उसको. दिस विल बी J टाइम्स ऑफ Xm मल्टीप्लाई बाय V फेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 प्लस Xm, ठीक है, इस टाइप से. और इसका जो इक्विवेलेंट इंपेडेंस आएगा ZTH विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 मल्टीप्लाई बाय J टाइम्स ऑफ Xm डिवाइडेड बाय R1 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 प्लस Xm, ठीक है. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास J टाइम्स ऑफ Xm इंटू R1 डिवाइडेड बाय. अब इसको तुम चाहे तो इसको निगलेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अप्रॉक्सीमेट उसका रिजल्ट आने वाला, तो इसी के आसपास आ जाएगा उसका रिजल्ट. सो मैं उसको नाम दे दूंगा X1 प्लस Xm. X1 प्लस Xm, इसको डायरेक्टली मैं अगर सपोज कैपिटल X बोल दूँ तो यहाँ से ज़्यादा आसान हो जाएगा ये. तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि इसको निगलेक्ट कर सकते हो बहुत छोटा वैल्यू इसको, तो दिस विल बिकम कैपिटल X प्लस, इसको अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा. सो दिस विल बिकम X1 माइनस Xm, सॉरी X1 मल्टीप्लाई बाय Xm डिवाइडेड बाय कैपिटल X. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ZTH का वैल्यू. क्या आ जाएगा, ZTH का वैल्यू. आप चाहे तो उसको कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको निगलेक्ट ही करो डायरेक्टली, ठीक है. तो आप उसको कंसिडर करके भी सॉल्व करोगे. मैंने इसको इस टाइप से सॉल्व किया, तो आप मुझे इसका आंसर बताएगा उसका वैल्यूज कितने आने वाले एक्चुअली. तो देखिए मेरे पास जो पहला जो वैल्यू, पहले जो वोल्टेज आने वाले मेरे पास वोल्टेज के वैल्यूज में पुट कर दूँ तो आ जाएगा 225.32. क्या आ जाएगा, डेट विल बी 225.32, ठीक है. इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ तो देखिए वैल्यूज क्या क्या आपके पास, वैल्यूज है आपके पास इसकी कितने Xm के वैल्यू 18 दिए ना, 18 वोल्ट दिया. सो दिस इज 18 J टाइम्स ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 230.94 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू कितना 0.2 है ना शायद, 0.2 और 18.45, बिल्कुल सही. सो दिस इज 0.2 प्लस J टाइम्स ऑफ 18.45, तो ये आ जाएगा आपके पास 225.32 वोल्ट, ठीक है. और इसके जो वैल्यूज़ आएंगे, इसके वैल्यूज़ अगर सपोज मैं बताऊँ तो इसके वैल्यूज़ देखिए क्या आने वाले हैं. तो जो रेजिस्टिव पार्ट है उसका वैल्यू 0.195 और जो रिएक्टिव पार्ट है उसका 0.44. जो रेजिस्टिव पार्ट है उसका ये वाला जो होगा दिस विल बी, तो ये देखिए ना, ये ऐसा हुआ तो एक्चुअली इसके साथ ये आ जाएगा और इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है. तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस J और ये बन जाएगा, जैसे जी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R इंटू वॉट Xm प्लस X, और ये आ जाएगा आपके पास X1 मल्टीप्लाई बाय Xm डिवाइडेड बाय कैपिटल X. तो उसके वैल्यूज में भूल गया 0.195 एंड 0.44, 0.195 प्लस J टाइम्स ऑफ 0.44 ओम, ये आ जाएंगे ZTH के वैल्यू. किसके आ जाएंगे, ZTH के वैल्यू. फिर मैं उसके थेवेनिन्स इक्विवेलेंट से आराम से उसको रिप्लेस कर सकता हूँ. तो देखिए रिप्लेस करने के बाद इस इक्वेशन किस टाइप से बनने वाला है, इक्वेशन जो बनेगा बट आपके पास ये बनेगा इस टाइप से. दिस इज रेजिस्टेंस, एक उसका पार्ट आएगा, दिस इज रिएक्टिव पार्ट, दिस इज रोटर रिएक्टेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है. इस टाइप से कुछ आएगा, ये आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं उसको R इक्विवेलेंट नाम दे देता हूँ, या ठीक है RE भी नाम दे सकते हैं. इसको मैं J टाइम्स ऑफ XC नाम दे देता हूँ, ठीक है. इसको मैं X2 बोल रहा हूँ और दिस इज व्हाट R2 बाई S. ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट R2 बाई S, ठीक है.
तो और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है आपके पास, दिस इज 225.32, दिस इज नथिंग बट व्हाट VTH, दिस इज नथिंग बट व्हाट VTH। इस टाइप से मुझे क्या चाहिए, I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2/S। तो इधर से जाने वाली जो करंट होगी अभी, इस करंट को आप आराम से पता कर सकते हो, इधर जो जाने वाली करंट होगी दैट विल बी नथिंग बट I2 डैश होगी एक्चुअली है, ठीक है। तो उसको भी I2 डैश बना दीजिएगा, ठीक है, इसको भी क्या लिख दीजिएगा, I2 डैश लिख दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए किस स्टेप से आने वाला होगा, करंट का जो वैल्यू आ जाएगा I2 डैश, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट VTH डिवाइडेड बाय RE प्लस R2/S इसका स्क्वायर प्लस X2 प्लस व्हाट कैपिटल XE इसका स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास VTH, ये क्या आ जाएगा आपके पास VTH आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये VTH आ गया आपके पास इस टाइप से, तो अभी अपन एयर गैप पावर तो आराम से पता कर सकते हो, एयर गैप पावर PG इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, इसका अगर स्क्वायर लेने की बात चली तो दिस विल बिकम व्हाट VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE प्लस R2/S इसका स्क्वायर प्लस X2 प्लस XC, ठीक है, X2 प्लस XC दिस मल्टीप्लाई बाय R2/S, ठीक है, दिस इज एयर गैप पावर, ठीक है। अब उसमें बस वैल्यूज आपको पुट करने, तो एयर गैप पावर का वैल्यू कितना है आपके पास 20.83, सो दिस इज 20। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए एयर गैप पावर जो आपके पास कैसे 3 फेज पावर है, और अपन जब भी इसका एनालिसिस करते हैं तो कैसे किस बेसिस पे करते हैं अपन उसका एनालिसिस, पर फेज बेसिस पे उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एयर गैप पावर का अपन क्या करना पड़ेगा, पर फेज एयर गैप पावर देखनी पड़ेगी, सो दिस डिवाइडेड बाय 3, तो पर फेज एयर गैप पावर आ रही है आपके पास 6.944, क्या रही है 6. PG पर फेज इज इक्वल्स टू 6.944 किलोवाट, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा आपके पास क्या, एयर गैप का फॉर्मूला, लेकिन एयर गैप पावर का फॉर्मूला, लेकिन ये पावर थोड़ी ज़्यादा पावर आएगी, मतलब वैल्यूज थोड़े बड़े आएंगे। तो मैं देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जिस एस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दिस विल बिकम S टाइम्स ऑफ PG इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ VTH का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 दिस डिवाइडेड बाय RE प्लस R2/S इसका स्क्वायर प्लस X2 प्लस व्हाट XE इसका स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये S टाइम्स PG क्या बन जाएगा आपके पास, S टाइम्स PG इज नथिंग बट व्हाट रोटर कॉपर लॉसेस, ये क्या बन जाएगा एक्चुअली आपके पास, ये जो बन जाएगा आपके पास दिस विल बिकम व्हाट, ये S अगर इधर चला गया तो ये क्या बन जाएगा, दिस आर नथिंग बट व्हाट, दिस आर नथिंग बट द रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। सिर्फ रोटर का रेजिस्टेंस लिया जाएगा, उसको स्लिप से डिवाइड नहीं करने वाले हो आप, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट रोटर कॉपर लॉसेस, तो रोटर कॉपर लॉसेस कितने आएंगे, देखिए 3 फेज, मतलब दिस आर द टोटल 3 फेज रोटर कॉपर लॉसेस, तो ये आ जाएंगे आपके पास S इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 20.833, उसके वैल्यू अगर देखो तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, दिस विल बी 20.83 मल्टीप्लाई बाय 0.04, दीज आर नथिंग बट 833.2 वाट, कितने, दीज आर नथिंग बट 833.2 वाट, और ये क्या आपके पास, दीज आर नथिंग बट रोटर कॉपर लॉसेस, PCU मैं उसको बोल रहा हूँ, ठीक है, PCUR रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो इसको भी उसी टाइप से देख लेते, फिर आसान हो जाएगा फिर यहाँ से। तो ये बन जाएगा आपके पास 833.2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 225.32 वोल्ट है ना उसका, बिल्कुल सही। तो दिस इज 225.32 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रोटर रेजिस्टेंस कितना आपके पास वो पता करना है, ठीक है। उसको क्या लिखा है मैंने लिखा है उसको R2 लिखा है ना, ठीक है, कैपिटल R2 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस डिवाइडेड बाय RE का वैल्यू 0.195 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 0.04, स्लिप का वैल्यू इतना ही है अपने पास। तो उसके बाद X2 प्लस XE, X2 का वैल्यू कितना था, 0.44 था मेरे हिसाब से, कितना था उसका वैल्यू 0.44, और उसका कितना आने वाला है X2 स्मॉल x2 मतलब रोटर रिएक्टेंस 0.45, तो आ जाएगा आपके पास 0.89 आ जाएगा, 0.44 प्लस 0.45 दिस विल बिकम 0.89, करेक्ट है भाई, ये बन जाएगा आपके पास दोनों का एडिशन 0.89 के बराबर, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जाने वाला आपके पास 0.195 प्लस R2 अपॉन 0.04 इसका स्क्वायर प्लस 0.89 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और देखते हैं इसका वैल्यू कितना आने वाला है। दिस विल बिकम व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय 225.32 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 833.2, ठीक है। इससे डिवाइड करने के बाद 182.798, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 180
2.79 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.195 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.195 प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, और इसको मैं इस साइड के लिए लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा आपके पास दिस माइनस 0.89 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 182.0.059, डायरेक्टली उसको 182, नहीं एक्चुअली ये कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा भाई, हाँ, क्योंकि ये तो एक नंबर है ना R2 के साथ है और डायरेक्टली अपन उसको ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं भाई, देखिए ऐसे छोटी छोटी गलती हो जाती है। 189.79 R माइनस 0.89 का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बेसिक स्टेप्स है। यह आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 0.2768 R2 माइनस 0.2768 R2 एंड 0.001328, दिस इज R2 का स्क्वायर माइनस 0.2768 R2 प्लस 0.001328 इज इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हो, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं है उसको सॉल्व करना। तो माइनस 0.2768 बिल्कुल सही है। और यहाँ से जो R2 के वैल्यूज़ आएंगे, देखिए दो वैल्यूज़ आने वाले R2 के, एक तो बहुत ही छोटा आएगा 0.001328, उसको अपन निगलेक्ट करेंगे, और जो थोड़ा जो मतलब कंसिडरेबल वैल्यू है उसका, दिस इज नथिंग बट R2 इज इक्वल्स टू 0.2768, ये वैल्यूज़ आएंगे। वैल्यूज़ भी इतने तगड़े वैल्यूज़ आ रहे हैं उसके कि मतलब जो उसमें दिए है वही वैल्यूज़ है उसके एक्चुअली, हाँ, मतलब देख सकते हो कि आप C वाला पार्ट और B वाला पार्ट, ठीक है। तो उसका एक जो वैल्यू आने वाला है, दिस R2 इज इक्वल्स टू 0.001328, ये एक वैल्यू आने वाला है, और जो R2 है दूसरा, दैट इज इक्वल्स टू 0.2768। तो इसको अपन निगलेक्ट करेंगे और इसको कंसिडर करके चलेंगे। इतना भी बहुत छोटा वैल्यू थोड़ी ना हो सकता है रेजिस्टेंस का, रोटर रेजिस्टेंस 0.00328, और बाकी सारे पैरामीटर, रोटर का स्टेटर का रिएक्टेंस कितना है 0.2 ओम, और इतना कम होगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सो अपन इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, R2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 0.2768 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रोटर रेजिस्टेंस। अब इसके आगे अपन की एक्चुअल जो कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है, उसने देखिए आगे क्या बोला अपन को, उसने जो बोला है ना, एक्चुअली जो उसने बोला, अब अपन उसको फाइंड करेंगे, मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क एंड इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब उसने पूछा मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क। अब मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क के लिए अपन को क्या पता चलना चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि भाई उसके लिए स्लिप का वैल्यू कितना आएगा, उसके लिए क्या स्लिप का वैल्यू पता करने वाले हो। अब स्लिप का वैल्यू कैसे पता करोगे, देखिए इसके पहले जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने यहाँ पे, कि ये जो इंपेडेंस आने वाला होगा बेटा, मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम पावर के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास, ये वाला पार्ट अगर देखा जाए ना, ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपको क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क के बात चल रही है, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर भी आएगी। तो मैक्सिमम पावर कंडीशन जो होती है उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो लोड इंपेडेंस होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, सोर्स इंपेडेंस। तो देखिए उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स जो को उसको शॉर्ट कर देंगे, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, तो उसका जो ओवरऑल जो इंपेडेंस आने वाला होगा, दैट विल बी व्हाट, RE और JXC, जिस इंपेडेंस, ठीक है, जिस इंपेडेंस। और अपन देखने क्या कहाँ से वाले हैं, अपन तो देखने यहाँ से वाले हैं ना, क्योंकि सेकंड केस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से देखने वाले होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये X2 भी इसमें आ जाएगा, X2 भी क्या हो जाएगा, उसमें आ जाने वाला है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन उसके बात करेंगे कि उसमें कितना पावर आने वाला है एक्चुअली, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे आपको समझा उसी को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, कि मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क वाला। तो देखिए ये आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ से ले रहा हूँ मैं, RE और JXC से, दिस इज XC, दिस इज रोटर रिएक्टेंस, और यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, रोटर रेजिस्टेंस, जो कि वेरिएबल पैरामीटर है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, वेरिएबल लोड, ओनली व्हाट, इन केस ऑफ वेरिएबल लोड। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम R2/S, ये क्या होगा भाई, R2/S, दिस विल बिकम व्हाट, J टाइम्स ऑफ X2, दिस विल बी J टाइम्स ऑफ XE एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी RE, इस टाइप से होगा। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अगर मुझे इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करानी, तो देखिए इसका जो एक्चुअली आपके पास जो सोर्स का इंपेडेंस होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा R2/S, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंपेडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, ये वाला जो इंपेडेंस का पार्ट है ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए R2/S की वैल्यू, क्योंकि वो रेजिस्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि जब आपके पास जो इंपेडेंस होता है सोर्स वाला, वो ये जब
इसमें दोनों पार्ट होते हैं रेजिस्टिव और रिएक्टिव। तो उस टाइम पे अगर लोड का वैल्यू अगर सपोज रेजिस्टिव है तो रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ लोड जो होगा उसका इंपेडेंस उतना होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टिव भी और रिएक्टिव भी। ठीक है, इसका तो देखते हैं कि अपन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आर ई प्लस जे टाइम्स ऑफ वॉट एक्स टू प्लस वॉट एक्स सी, इस टाइप से। इस एक्स टू प्लस एक्स सी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आर ई प्लस जे टाइम्स ऑफ, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। डायरेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आर ई स्क्वायर प्लस वॉट आर ई स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू प्लस एक्स टी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास आर टू बाई एस, ये क्या आ जाएगा आर टू बाई एस। इस टाइप से और स्लिप चाहिए मुझे इसके करस्पॉन्डिंग, तो दिस विल बी व्हाट मैक्सिमम स्लिप, तो दिस स्लिप विल बी करस्पॉन्डिंग टू आर टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस एक्स टू प्लस एक्स ई, इसके बराबर रहेगी। बिल्कुल सही है। तो R2 का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज 0.2768, ठीक है, और ये जो आपके पास RE का वैल्यू कितना 0.195, ठीक है, सो दिस इज 0.195 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, प्लस x2 प्लस XE का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज नथिंग बट कितना आने वाला है आपके पास है, इन दोनों का वैल्यू तो मेरे हिसाब से 0.89 आने वाला था, क्योंकि वो 0.44 आने वाला था और कितना था 0.45 था, तो 0.44 प्लस 0.45 इट इज नथिंग बट 0.89, तो यहाँ पे क्या जाने वाला है 0.89 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.89 का स्क्वायर आ जाएगा। सो SM का जो वैल्यू आएगा यहाँ से कितना आने वाला है मुझे बताइएगा, ठीक है, आप भी कैलकुलेट कीजिएगा, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.195 इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस 0.89 इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, इसका अंडर रूट इसका क्या रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 0.2768 0.303 बाई, ये आ जाएगा 0.3038। आप देख सकते हो कि इसका स्लिप का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगा, इसके पहले कितना था वो, इसके पहले जो था वो कितना था 0.04 था, अगर उसके पहले 0.04 था और यहाँ पे 0.3038, ऑब्वियसली स्लिप का वैल्यू बढ़ गया, मतलब मैक्सिमम स्लिप है, ठीक है, ये आ गया आपके पास मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू। अब अपन को उसने पूछा क्या मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क पूछा है, उसके बाद उसने पूछा मैक्सिमम इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क पूछा है उसने, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा, मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क के बारे में बात करता हूँ मैं। तो देखिए बेटा, इसके बाद अगर मैं सपोज अगर उसके टॉर्क के बारे में बात करूँ तो देखिए अब किस तरीके से अपन इसको अप्लाई करने वाले हैं। अब आपको एक बात पता रहनी चाहिए, क्या पता रहना चाहिए आपको कि ये जो R2 है, R2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपके पास, अभी जो R2 है, R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा आपके पास अभी, R2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड के बराबर है, मैं उसको नाम दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये वाला नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं R डैश लिख रहा हूँ, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ R डैश लिख रहा हूँ। आपको पता रहना चाहिए कि R डैश का वैल्यू कितना बेटा, R डैश का वैल्यू इतना है, कितना है, इतना है, बात समझ में है कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो अगर देखिए अगर मैं, और यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स होगा, थेवेनिन वोल्टेज तो होगी बेटा, थेवेनिन वोल्टेज होगी नहीं तो मतलब कैसे होगा आपके पास, थेवेनिन वोल्टेज मतलब क्या, XM के अक्रॉस के जो वोल्टेज आई तो वही वोल्टेज को मैं थेवेनिन वोल्टेज बोलूंगा, दैट इज इक्वल्स टू 225.32, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वो वाली वोल्टेज आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनल टॉर्क डेवलप, दिस इज 225.32 वोल्ट, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। पहले मैं इसको VTH के नाम से चलने देता हूँ, मतलब इससे देखना कि आपके पास एक अच्छा एक न्यूमेरिक एक ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कि एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपन को पता करनी है ना करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए करंट की जो वैल्यू आ जाएगी, करंट I2 विल बी इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RE प्लस J टाइम्स ऑफ x2 प्लस XT, x2 प्लस वॉट XE प्लस इसका कितना वैल्यू आने वाला है भाई, इसका वैल्यू बता दियो मुझे, ये आ जाएगा कैपिटल RE प्लस RE का स्क्वायर प्लस वॉट x2 प्लस XE, इस टाइप से कुछ आ जाने वाला है, ठीक है। और ये VTH है थोड़ा, तो मैं उसको सेंटर में कर देता हूँ, इस टाइप से आ जाने वाला है, ठीक है। दिस तो देखिए ये आएगा आपके पास I2 आ गया। अब सपोज अगर मुझे क्या पता करना है, अगर सपोज मुझे उसके करस्पॉन्डिंग अगर पावर पता करनी है तो क्या आ जाएगा, पावर P इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड विल बी 3 टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो लोड इंपेडेंस होगा उसको तो मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम पावर उसमें जाने वाली, उसको अपन पता करनी है, ठीक है। तो डैट विल बी व्हाट R डैश, तो R डैश का वैल्यू क्या एक्चुअली आपके पास, ये जो R डैश है इसका वैल्यू कितना है, R2 का जो वैल्यू होने वाला है, ये जो टोटल होगा ना, दिस विल बी एक्चुअली नथिंग बट व्हाट R डैश, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट R डैश, कि जिसमें ये पावर जा रही है। अभी R डैश है तो बेटा R डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा R2/S, तो इसमें स्लिप का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, R2 डैश सॉरी R2/S है, दिस इज नथिंग बट व्हाट R2 डैश, तो इसका वैल्यू किसके बराबर है RE स्क्वायर प्लस x2/x1 XE। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसमें मैंने यहाँ पे कहीं पे अप्रोक्सीमेशन लिया था कि उसको कुछ नाम दे दिया, कैपिटल X वगैरह ऐसा कहीं पे कुछ लिया है,
x1 प्लस एक्स को मैंने नाम दिया x, तो मैं देखिए उसको थोड़ा अलग नाम दे रहा हूँ। ये जो है ना एक्चुअली x2 प्लस एक्स इसको मैं नाम दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं स्टेप से लिखूंगा आर ई का स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स डैश, मैं उसको बोल रहा हूँ क्या एक्स डैश, आपको जो अच्छा लगे आपको कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसको नाम दे रहा हूँ एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास एक्स डैश का स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास, मुझे टॉर्क डेवलप पता करना है, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट एयर गैप पावर आएगी, दिस विल गिव व्हाट एयर गैप पावर, दिस पीजी डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क टीएम मिल जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई। अगर टीएम आ गया देखिए आपके पास अगर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल होता ना तो आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली उसका आंसर पता कर सकते थे, लेकिन आपके पास फिलहाल फॉर्मूला अवेलेबल नहीं, मैं फॉर्मूला भी डेराइव करके दे देता हूँ। बस मेरे और देखिएगा मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा, उसमें पेशेंस रखिएगा। दिस इज वीटीएच का स्क्वायर, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, आई2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो वीटीएच का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके बता दूँ तो दिस इज नथिंग बट व्हाट वीटीएच डिवाइडेड बाय, तो इसका मैग्नीट्यूड आप किस स्टेप से लेते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड लेते हैं आप इस स्टेप से लेते हैं कि आर ई, ठीक है, आर ई प्लस ये भी तो एक मैक्स एक तो वैल्यू है एक तो, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास कैपिटल आर ई प्लस व्हाट दिस इज नथिंग बट एक्स डैश, तो क्या बन जाता है एक्स डैश का स्क्वायर, इसका भी क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से, और इसका क्या ओवरऑल का स्क्वायर बन जाएगा प्लस x2 प्लस एक्स, इसको मैं क्या नाम दिया हूँ एक्स डैश, तो ये बन जाएगा एक्स डैश, तो इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई इस टाइप से। और इसका क्या है ना, दिस इज आई2 और आई2 का क्या चाहिए अपन को स्क्वायर चाहिए, तो आई2 का क्या चाहिए स्क्वायर, तो आई2 का स्क्वायर मतलब कि इसका टू स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, और ओवरऑल टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। ओवरऑल एक्चुअली ओवरऑल टर्म का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएंगे ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को उनके वैल्यूज पता कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे स्क्वायर ओपन कर दूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा देखिए वीटीएच का स्क्वायर, दिस इज 3 टाइम्स वीटीएच का स्क्वायर, दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर ई प्लस व्हाट ट्वाइस ऑफ आर ई मल्टीप्लाई बाय आर ई का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश का स्क्वायर प्लस दिस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस व्हाट दिस एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। दिस ओवरऑल टर्म इज डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, दिस ओवरऑल टर्म इज डिवाइडेड बाय ओमेगा एस, क्योंकि टॉर्क चाहिए ना अपन को, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये पे उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप वहाँ पे देखिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं डायरेक्टली अब जितना मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको, मतलब जो टर्म्स वहाँ के मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास पी जी अपॉन ओमेगा एस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वी टी एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ आर ई का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स वन डैश का स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ आर ई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ व्हाट एक्स डैश एक्चुअली है क्या है एक्स डैश का स्क्वायर प्लस हाँ ट्वाइस ऑफ आर ई अंडर रूट ऑफ हाँ आर ई स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश का स्क्वायर। इस टाइप से दिस ओवरऑल इज डिवाइडेड बाउट 1 बाय ओमेगा एस, किससे डिवाइडेड है 1 बाय ओमेगा एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर आप थोड़ा अच्छे से देखें तो उसमें देखिए 2 जो होगा कॉमन निकल जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस आर ई प्लस व्हाट आर ई अंडर रूट ऑफ आर ई का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आर ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपको ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं लगना चाहिए कि सर ऐसे कैसे कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उसको यहाँ पे भी लिख के बता दिया आपको, तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, ये रहेगा ना ऊपर वाला, इसको कहाँ गायब कर दिया, आर ई स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर दिस आर ई स्क्वायर प्लस एक्स डैश स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉमन निकालने के बाद आर ई स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ आर ई स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश स्क्वायर प्लस व्हाट आर ई, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा इस टाइप से आ जाएगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास देखिए किस टाइप से है, दिस विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय RE प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस व्हाट अंडर रूट ऑफ RE प्लस व्हाट XE इसका स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, डायरेक्ट लिखना है उसको, ठीक है। तो इस टाइप से, तो अगर देखिए आपके पास डायरेक्ट, मैं उसको भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट टॉर्क लिख रहा हूँ, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। आपके पास डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अवेलेबल होता तो आप डायरेक्टली यही से भी जो आपके पास वैल्यूज आ गए थे, देखिए आपके पास किसका वैल्यू है, आपके पास RE का वैल्यू अवेलेबल था, आपके पास X2 और X को मैंने X डैश नाम दिया है, तो ये भी आपके पास अवेलेबल था, तो डायरेक्ट यही से भी आप उसका आंसर पता कर सकते थे। लेकिन प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्सप्रेशन किस टाइप से आता है और उसका एक्सप्रेशन है क्या। प्लस SM का जो वैल्यू था, SM ने अपने वहाँ पे जो वैल्यू पता किया, SM इज इक्वल्स टू R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ RE का स्क्वायर प्लस व्हाट X2 प्लस XE इसका स्क्वायर। तो SM भी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर पता कर सकते हो। मुझे बस इसके लिए बताना है क्योंकि आप बोलोगे कि इतना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको पता तो होना चाहिए कि चीज़ें कैसी है, ठीक है। अगर पता होगा तो डायरेक्ट आप उसको पता कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ VTH का स्क्वायर 225.32 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इसका वैल्यू क्या होगा, 4 पोल की मशीन 1500 RPM स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो 100 पाई रेडियन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100 पाई नहीं भाई ज़्यादा आएगा, 3000 पाई आएगा, तो 60 जो होगा ऊपर चला जाएगा दिस। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। RE का वैल्यू क्या था आपके पास, RE का जो वैल्यू आया था 0.195 आया था, ठीक है। तो दिस इज 0.195 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.195 इसका स्क्वायर प्लस X डैश का वैल्यू आपके पास है 0.89 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से होगा, इसको बस सॉल्व करना होगा और यहाँ से आपको मुझे बताना पड़ेगा, मतलब आप बताइएगा मुझे कि उसका वैल्यू कितना आने वाला है। तो मैं भी उसको फाइंड कर रहा हूँ, 0.195 का स्क्वायर प्लस 0.89 का स्क्वायर, दिस 0.199911 आ रहा है, दिस प्लस 0.195 दिस मल्टीप्लाई बाय 3000 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका इन्वर्स दिस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 5.32 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ रहा है 438.3। कितना आ रहा है मेरे पास जो उसका वैल्यू है कितना है, ये 438.3 न्यूटन मीटर, करेक्ट उसका आंसर है भाई, बिल्कुल सही है। दिस इज इक्वल्स टू 438.3 न्यूटन मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। किसका वैल्यू है, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई, उसका वैल्यू किस टाइप से अपना निकाला, ठीक है। अगर आपको ये वाला बात समझ में आ गई तो फिर आगे तो बहुत आसान है उसको सॉल्व करना। जो उसने पूछा है कि मैक्सिमम क्या पूछा है उसने, हाँ उसने पूछा है कि मैक्सिमम इंटरनल टॉर्क एंड इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में उसने पूछा है। क्या पूछा है, इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क। तो उसको तो अभी बहुत आसानी से निकाल दोगे आप इंटरनल स्टार्टिंग टॉर्क को, क्योंकि आपके पास सारे पैरामीटर्स अभी पता चल गए। देखिए कैसे निकालेंगे उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई कि उसको कैसे पता करेंगे। तो मैं यहीं पर उसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपको बस इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट में जो पैरामीटर्स है बस पैरामीटर्स यहाँ पे फिट करने हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको वैल्यूज याद है, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो फिलहाल अभी याद होंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे उसको फाइंड करता हूँ। देखिए दिस इज RE, दिस इज XE, दिस इज X2, दिस इज व्हाट, दिस इज X2 एंड दिस इज व्हाट R2 बाई ES, R2 by S and this is like this variable parameter है, ठीक है। तो this will become like this, इस टाइप से आएगा, ठीक है। दिस इज RE, दिस इज J टाइम्स ऑफ XE प्लस व्हाट, सॉरी ये J टाइम्स ऑफ X2, इस टाइप से। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा आपके पास, दिस इज अ पर फेज वोल्टेज, मतलब दिस इज इक्वल्स टू पर फेज वोल्टेज नहीं, दिस इज डायरेक्ट VTH आएगा आपके पास, क्या आएगा VTH आएगा, ठीक है। सो दिस इज VTH। बेटा यहाँ से आने वाली करंट अगर आपको पता चल जाएगी तो दिस करंट इधर जाएगी, वो एक्चुअली I2 डैश करंट होगी, ठीक है। तो वहीं से आप उसका आंसर पता कर लोगे। तो देखिए इसका डायरेक्ट अगर मैं आंसर पता, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। तो इसका करंट आएगा आपके पास, करंट I2 डैश इज विल बी इक्वल्स टू VTH अपॉन दिस विल बी RE प्लस व्हाट R2 डैश। एस का वैल्यू क्या होगा, एट स्टार्टिंग की बात चल रही है तो स्टार्टिंग पे तो एस का वैल्यू तो 1 होगा भाई। तो इसका वैल्यू जो बन जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट R2, कितना वाल होगा इसका वैल्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू R2 एज S इज इक्वल्स टू 1 एट स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R2, इसका बन जाएगा क्या, इसका बन जाएगा स्क्वायर प्लस व्हाट X2 प्लस XE, सो X2 प्लस व्हाट XE, इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि अपन को I2 डैश चाहिए। वहाँ से अपन को पता करना क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क। सो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय I2 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाई S, बट R2 का वैल्यू क्या होगा, S का वैल्यू क्या होगा 1, तो दिस विल बिकम ओनली R2, दिस डिवाइडेड बाय ओमेगा S। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय VTH का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय, ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी R2 प्लस RE इसका स्क्वायर प्लस X2 प्लस XE, मैं इसको X2 डैश नाम दे देता हूँ, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2, तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय VTH का वैल्यू था 225.3T, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 का वैल्यू कितना था 0.2768 दिस डिवाइडेड बाय ओमेगा इसका वैल्यू कितना होगा 3000 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए R2 का वैल्यू कितना था आपके पास 0.2768 और RE का वैल्यू कितना है 0.195, 0.2768 प्लस 0.195, इसका वैल्यू आ रहा है भाई आपके पास 0.4718, इसका स्क्वायर 0.4718 इसका स्क्वायर प्लस 0.89 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अपन उसको सॉल्व करते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, इसका स्क्वायर प्लस 0.89 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3000 पाई मल्टीप्लाई बाय 3000 पाई, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 225.32 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2768 मल्टीप्लाई बाय ये 60 होगा नॉट 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 60, तो इसका वैल्यू आ रहा है 264.5 न्यूटन मीटर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 264.5 न्यूटन मीटर, ये स्टार्टिंग टॉर्क है आपके पास, क्या आ रहा है स्टार्टिंग टॉर्क आ रहा है मेरे पास, उसका जो आंसर दिया है दिस इज इक्वल्स टू 264.5 न्यूटन मीटर, एक्जैक्टली बहुत ही सही है, करेक्ट है। और जो मैक्सिमम स्लिप का जो अपन ने वैल्यू निकाला था कितना था, मैक्सिमम स्लिप तो अपन ने निकाल ही लिया था भाई, कितना था उसका वैल्यू, मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू अपन ने जो निकाला था उसका वैल्यू कितना निकाला था, आई थिंक मैंने मेरे हिसाब से अपने वैल्यू निकाला या नहीं निकाला, उसका वैल्यू नहीं निकाला, रेजिस्टेंस हाँ बिल्कुल सही निकाला था 0.3038, करेक्ट है अभी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने सारे क्वेश्चंस के आंसर पता किए कि उसमें क्या किस तरीके से क्या आने वाला होता है। यहाँ से अगर सपोज बेटा उसने आपको पूछा होता तो लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर इंटरनल पावर मतलब स्टार्टिंग पावर फैक्टर आपको दिया नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि इनपुट पावर फैक्टर उसने, हाँ ठीक है पता चल जाएगा इनपुट पावर फैक्टर पे आपको, यहाँ से आप डायरेक्टली उसका ये भी पता कर सकते हो कि एफिशिएंसी कितना आएगा, ये भी पता कर सकते हैं। तो आउटपुट टॉर्क भी पता कर सकते हैं, आउटपुट टॉर्क कैसे पता करोगे, शाफ्ट टॉर्क, देखिए आपके पास आउटपुट पावर दी है, आउटपुट पावर कितनी दी आपके पास 20 किलोवाट, सो अगर सपोज आपको शाफ्ट टॉर्क पता करना है तो टी शाफ्ट इज इक्वल्स टू 20 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रोटर स्पीड, कितना है रोटर स्पीड एक्चुअली उसका देखिए 1440 आरपीएम था, क्योंकि वो 0.04 उसका स्लिप था, तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1500 आरपीएम इज नथिंग बट 1440 आरपीएम, सो 1440 आरपीएम ही आएगा ना, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी एक बार कैसे ना कि 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1500 1440 करेक्ट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1440 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, तो आप बस कैलकुलेट कर लेना उसको, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा शाफ्ट टॉर्क, क्या आ जाएगा शाफ्ट टॉर्क, उसने पूछा नहीं लेकिन फिर भी आप पता कर सकते हो। उसके बाद आपको देखिए अगर रोटर कॉपर लॉसेस उसने बताया होता तो कितने रोटर कॉपर लॉसेस तो अपना पता कर लेते, PCUR इज इक्वल्स टू 833.33 वाट इतने आए थे। उसके बाद और क्या पता कर सकते थे आप, एयर गैप पावर, इनपुट पावर भी पता कर सकते हो आप। इनपुट पावर कैसे पता करोगे, देखिए ये वाले पास ये तो पूरे के पूरे आपके पास क्या पता चल गए हैं, लेकिन इनपुट पावर पता करने के लिए आप उसको थोड़ा अलग मतलब ठीक है कि जा सकते हो, जो करना होगा आप इसमें करिएगा। तो बहुत सारे बहुत कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके वैल्यूज आप यहाँ से पता कर सकते हो। उसने बोल भी दिया कि रोटेशनल कोर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, तो जो भी कुछ लॉसेस आएगा फिर वहाँ से स्टेटर कोर लॉस मतलब स्टेटर रेजिस्टेंस लॉस बाकी है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी है अपने पास। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, आप जैसे जाना है वैसे जा सकते हो, समझ में आ रहा है बेटा बात। लेकिन जब आप ये करते हो उसको, ठीक है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं डिस्कस कर ही लूँगा उसको, ठीक है। तो ये इसको अपने यहीं पे रखते हो इस क्वेश्चन को, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में उसने, द फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू ए 12 पोल 420 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज मेश कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, ठीक है। स्टेटर का रेजिस्टेंस दिया 2.95 ओम, स्टेटर का रिएक्टेंस दिया है 6.28, रोटर का रेजिस्टेंस दिया है 2.08 एंड रोटर का रिएक्टेंस दिया है 4.11 ओम। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस के बारे में उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, देखते हैं आगे क्या बोला उसने। ऑन नो लोड द लाइन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज 6.7 एम्पियर। लाइन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट कितना दिया 6.7 एम्पियर। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस नहीं दिया लेकिन उसने उसका करंट दे दिया, मैग्नेटाइजिंग करंट दे दिया। एंड द टोटल कोर लॉस इज 269 वाट। डिटरमाइन द पावर फैक्टर, इनपुट करंट, इक्विवेलेंट रोटर करंट एंड torque developed by the motor at a slip of 0.03 using exact equivalent circuit. Determine the maximum torque developed and corresponding speed. इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है,
थोड़ा मतलब कहाँ पे डिफरेंस आने वाला मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, देखिए किस टाइप से। तो इसमें क्या होने वाला एक्चुअली, सबसे पहले गिवन क्या बात कर लेते हैं। गिवन देखिए उसने मैश कनेक्शन के बारे में मेंशन किया है। क्या मैश कनेक्शन? मैश कनेक्शन मतलब क्या? डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। क्या डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है? समझ में आ रही बात? तो उसने बोला है 12 पोल 420 वोल्ट। देखिए वी एल का वैल्यू कितना है, वी एल इज इक्वल्स टू वी फेस, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है। दिस इज इक्वल्स टू 420 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना बेटा, 50 हर्ट्ज है। एंड नंबर ऑफ पोल्स कितने दिए उसने, 12 पोल्स कितने दिए, 12। स्लिप उसने दे रखा है 0.03, और बाकी ये वाले जो पैरामीटर्स है उसको मैं डायरेक्ट उसके ऊपर दिखाऊंगा सर्किट पे, इक्विवेलेंट सर्किट पे। उसके बाद उसने दिया है मैग्नेटाइजिंग करंट दिया है उसने, विच इज इक्वल्स टू, मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब -6.7 एम्पियर, क्योंकि माइनस इंडिकेटिंग दैट करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में उसने बोला है। कोर लॉस कंपोनेंट के बारे में उसने मेंशन किया है, PC इज इक्वल्स टू 269 वाट। ठीक है, और ये पैरामीटर डायरेक्ट अपन उसके इक्विवेलेंट सर्किट पे दिखाते हैं। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर कैसा है, देखिए आपको इसके पहले का जो न्यूमेरिकल था उससे बहुत ज़्यादा आइडिया इसके लिए मिल जाएगी, तो अपन उसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। देखिए किस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। दिस इज द रोटर रिएक्टेंस एंड दिस इज रोटर रेजिस्टेंस। इस टाइप से, ठीक है। दिस इज द रोटर रेजिस्टेंस, सॉरी स्टेटर रेजिस्टेंस, दिस इज स्टेटर रिएक्टेंस, दिस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, दिस इज रोटर रिएक्टेंस एंड दिस इज व्हाट R2/S, दिस इज द रोटर, सॉरी टोटल मतलब मैकेनिकल लोड इज रिप्लेस्ड बाय दिस वन, मतलब दोनों का इफेक्ट आ जाएगा, लोड का भी और रोटर रेजिस्टेंस का भी। कहना कि उसने नो लोड की बात करी, तो नो लोड पे क्या होगा ना, स्लिप का वैल्यू कैसा होगा भाई, नो लोड पे स्लिप का वैल्यू कैसा होगा, कैसा होगा, 0 के आसपास होगा। तो ये इन्फाइनाइट मतलब प्रैक्टिकल देखा जाए तो बहुत उसका वैल्यू, स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आ रहा है। तो ये वाले जो टर्म होने वाले, दिस टर्म विल बी वेरी हाई, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफर करेगा। तो इसके लिए पहले नो लोड की करंट बहुत कम होती है, तो इसमें जो करंट जाएगी डैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओपन सर्किट हो जाएगा। इस टाइप से होगा, जो भी करंट आने वाली है मैग्नेटाइजिंग करंट, द इंटर मैग्नेटाइजिंग करंट विल फ्लो थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू IM। बेटा बात समझ में आ रही है? अब देखिए उसने अपन को XM का वैल्यू दिया नहीं है, तो XM के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी डैट विल बी व्हाट, मैं उसको E नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी कितनी होगी, 420 वोल्ट होगी, कितनी होगी 420 वोल्ट फेज वोल्टेज। ठीक है, तो अगर मुझे E का वैल्यू पता चल जाए तो मुझे वहाँ से XM का वैल्यू पता चल जाएगा, और XM का वैल्यू पता चल गया तो आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। तो उस जर्नी को आसान करने के लिए देखिए मैं E का वैल्यू पता करूँगा बाय अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट, क्योंकि मेरे पास R1 का वैल्यू है, मेरे पास X1 का वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता होना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे पता होगा इसका मैग्नीट्यूड, KVL अप्लाई कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए किस स्टेप से होगा। सो दिस विल बी 420 माइनस I1 R1, डायरेक्ट लिखता हूँ 420 माइनस, हाँ डायरेक्ट मैं उसको लिखता हूँ IM का वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1। ठीक है, पहले लिख देता हूँ IM मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस J टाइम्स ऑफ XM प्लस E, इस टाइप से। ठीक है, ये XM नहीं आएगा, X1 आएगा ना, इस टाइप से। तो IM का वैल्यू क्या है, माइनस J टाइम्स ऑफ 6.7 मल्टीप्लाई बाय R1 का वैल्यू क्या आपके पास, दिस इज 2.95 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 का वैल्यू कितना है आपके पास, दिस इज 6.28 प्लस व्हाट E, इस टाइप से है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो देखिए क्या वैल्यू आने वाले हैं, 6, एक्चुअली 6.7 है, लाइन वैल्यू है, इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते आप, लाइन डिवाइडेड बाय रूट से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहीं पे चाहे तो उसको लिख देता हूँ। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास देखिए 6.7 डिवाइडेड बाय √3, तो इसका जो वैल्यू आएगा एक्चुअली आपके पास 6.7 डिवाइडेड बाय √3, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 3.87 एम्पियर माइनस J टाइम। ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट, IM पर फेस, डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो लाइन वैल्यू उसने बोल भी दिया, सो दिस विल बिकम 3.67, ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 2.95
इसका वैल्यू आ जाएगा -11.41 माइनस जे 11.41 माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि जे का स्क्वायर बन जाएगा -1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो बन जाएगा 3.67 मल्टीप्लाई बाय 6.28, तो ये बन जाएगा आपके पास 23.047। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? x1 का वैल्यू क्या है? 6.28, बिल्कुल सही है। ये 6.28 मल्टीप्लाई बाय 3.87 24 ये 67 नहीं है 87 है ना, तो यहाँ पे भी एक बार फिर से कर लिया 2.95 मल्टीप्लाई बाय 3.87 11.41 बिल्कुल सही है, और ये आ जाएगा 3.87 मल्टीप्लाई बाय 6.28 ये आ जाएगा 24.30 प्लस ई, इस टाइप से। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास ई प्लस 24.30 माइनस जे 11.41, और ये जो 420 होगा ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर लूँगा तो देखिए क्या होगा, टेकिंग द मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए ये क्या बन जाएगा 420 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई प्लस 24.30 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट 11.41 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं ई का वैल्यू बता दो आपको कितना आने वाला है, 420 का स्क्वायर माइनस 11.41 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट दिस अंडर रूट माइनस 24.30 393.45 एक्चुअली ये जो आएगा दिस विल बिकम ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 393.45 वोल्ट। यहाँ से आ जाएगा आपके पास किसका वैल्यू, ई का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मुझे ई पता चलेगा तो एक्सएम पता करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे एक्सएम में जाने वाली करंट पता है। तो देखिए एक्सएम का वैल्यू क्या होगा, एक्सएम इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय माइनस जे टाइम्स ऑफ 3.87। तो ई का वैल्यू कितना आपके पास 393.45 डिवाइडेड बाय माइनस जे 3.87, तो इसका वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 393.45 डिवाइडेड बाय 3.87 101.67। तो एक्सएम का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, सो दिस विल बिकम 101.67। ये आ गया एक्सएम का वैल्यू। क्या आ गया, एक्सएम का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक्सएम का वैल्यू आपके पास आ गया, ई का वैल्यू आ गया, मतलब क्या ना, आप अभी आराम से अपना ये वाला जो सर्किट है उसको बना सकते हो, और इसमें पूरा का पूरा जैसे नॉर्मल एनालिसिस होते हैं। अगले इसके लिए मैं, ठीक है, अगले इसके लिए मैं अगला सर्किट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से ना आप जो उसने पूछा है वो वाले सारे पैरामीटर्स अपने पास पूरे के पूरे इक्विवेलेंट सर्किट अवेलेबल है। अब अपन जो उसने पूछा है ना, डिटरमाइन द इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट करंट वगैरह, ये सब निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन पैरामीटर शो कर दीजिएगा उसके इक्विवेलेंट सर्किट पे। सो दिस इज स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, दिस इज अ मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम, ठीक है। उसके बाद रोटर रिएक्टेंस, दिस इज रोटर रेजिस्टेंस, और उसने कौन सा स्लिप पे बोला, 0.03 है ना स्लिप का वैल्यू, और रोटर का रेजिस्टेंस कितना है 2.08। तो देखते हुए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा 2.08 डिवाइडेड बाय 0.03, तो इसका वैल्यू J.411 ओम, इसका जो वैल्यू है दिस इज नथिंग 101.67 ओम। रोटर का स्टेटर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है आपके पास, दिस इज 2.95 ओम, और जो स्टेटर का रिएक्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना है आपके पास 6.28, दिस इज जे टाइम्स ऑफ 6.28। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए कितना आएगा, तो 2.08 डिवाइडेड बाय 0.03, इसका वैल्यू आ जाएगा 69.33 ओम। कितना आ जाएगा 69.33 ओम। तो देखिए अपन को क्या करना है ना, अपन को इधर से आने वाली करंट और पावर पता करनी है, किधर से आने वाली, इनपुट साइड से। तो क्या ना, अगर इनपुट साइड से देखिए मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है 420 वोल्ट, तो ये अगर मैं इस सर्किट को अगर सॉल्व कर लूँगा तो देखिए आराम से मेरे पास क्या होगा ना, जिस मल्टीप्लाई बाई इस सर्किट का ओवरऑल इंपेडेंस इसके सीरीज में आ जाएगा। तो आराम से मुझे यहाँ पे केवल अप्लाई करके करंट पता चल जाएगा, पावर फैक्टर पता चल जाएगा, और जो पैरामीटर पूछो पता चल जाएगा। लेकिन अब कैसे पता करेंगे,
भाई इन दोनों देखिए ब्रांच कैसे नजर आ रही है आपको, पैरेलल में नजर आ रही थी, कैसे पैरेलल में नजर आ रही थी। इसके पहले के सर्किट में उसने इनपुट पावर वगैरह ऐसा कुछ पूछा नहीं था, तो मैं उसको वे से गया नहीं, आप इससे भी जा सकते हो उसको, ठीक है। तो आसान हो जाएगा फिर अगर मैं इसको पूरा का पूरा एक नॉर्मल सर्किट की तरह अगर उसको सॉल्व कर दूँ, तो देखिए इसको मैं फिर एक नॉर्मल सर्किट की तरह बना देता हूँ, और इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू सिर्फ कितना होगा, दिस विल बी 69.33 ओम, ठीक है। तो इसका वैल्यू स्टेप से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसान हो जाएगा फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं उसका पहले ZF, मैं इसको नाम दे देता हूँ ZF, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ मैं ZF, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो इसका देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी 69.33 प्लस J टाइम्स ऑफ 4.11 मल्टीप्लाई बाय J टाइम्स ऑफ 101.67, दिस डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 69.33 प्लस J टाइम्स ऑफ 101 मीन्स 105.78, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से जो उसके वैल्यूज़ बनेंगे, इसके वैल्यूज़ में डायरेक्टली उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर, मेरे पास भी है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कितने आने वाले हैं। इसके जो वैल्यूज़ आएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे 44.80 प्लस 33.32, 44.8 प्लस J 33.32, ये आ जाएगा इसके वैल्यूज। तो इसका एंगल कितना आएगा, इसका एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल के बारे में। दिस इज 44.80 एट एन एंगल ऑफ 33.32, ये आ जाएगा 55.83, ये आ जाएगा आपके पास 55.83 एट एन एंगल ऑफ 36.64, कितना 36.64 डिग्री, ये आ जाएगा ZF का एंगल। क्या आ जाएगा, ZF का एंगल आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, इस टाइप से। अब मेरे पास क्या है ना कि देखिए ये वाला जो सर्किट है, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, तो देखिए किस टाइप से बन जाएगा फिर ये सर्किट। ये बन जाएगा मेरे पास इस टाइप से, दिस अभी तो सारे वैल्यूज आ गए ना मेरे पास, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ZF, तो देखिए उसमें क्या बनेगा फिर, दिस इज ZF, देन दिस विल बिकम RF, दिस विल बिकम प्लॉट J टाइम्स ऑफ XF, इस टाइप से। तो RF का वैल्यू जो बनेगा, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी 44.8 ओम बनेगा बेटा। इसका क्या बनेगा, दिस विल बिकम 33.32 बनेगा, ठीक है। और इसका जो बनेगा आपके पास, ये क्या बनने वाला है, ये जो बनेगा X1, तो वैल्यू तो 6.28 ओम ही रहेगा, इसका 2.95 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने 420 वोल्ट है, यहाँ पे कितने वोल्ट है 420, तो आप आराम से यहाँ से करंट पता कर सकते हो। केवल तो अप्लाई करना, सारे पैरामीटर सब सीरीज में है, ठीक है, बहुत आसान है अभी, ठीक है। तो करंट का वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो करंट I विल बी इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव पार्ट का एडिशन प्लस रिएक्टिव पार्ट्स का एडिशन, देखिए कितना आने वाला है। इसके वैल्यूज जो बनेंगे 2.95 प्लस 44.8, इसका वैल्यू बन रहा है आपके पास 47.75 प्लस J टाइम्स ऑफ, ये कितना बनेगा 32 है ना, ये बन जाएगा 39.6, 32 प्लस 0.28, 0.328 प्लस 0.6 प्लस ये 33.6, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल पता कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे आपके पास इनपुट करंट मिल जाएगा, ठीक है, इनपुट करंट मिल जाएगा मुझे, ठीक है, स्टेटर करंट मिल जाएगी। दिस विल बिकम 47.75 एट एन एंगल ऑफ 39.6, दिस विल बिकम 62.03, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 62.03 एट एन एंगल ऑफ 39.67, ठीक है, इस टाइप से बनेगी। और एंगल का ये रहेगा 420, क्या रहेगा 420, इस टाइप से रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट देखनी है, एंगल तो आपके पास आ जाएगा -39.67, क्योंकि वोल्टेज आपके पास जीरो एंगल पे, वोल्टेज का एंगल दिया नहीं, मतलब क्या है वो जीरो एंगल पर, ठीक है। चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हो इस टाइप से, रेफरेंस अपना वोल्टेज मान रहे हैं। तो ये आ जाएगा दिस, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 420 एम्पियर, तो ये बन जाएगा 6.77 एम्पियर, 6.770, ये आ जाएगा आपके पास स्टार्टिंग करंट। ये क्या आ जाएगा स्टार्टिंग करंट, ठीक है, मतलब स्टेटर की करंट आ जाएगी एक्चुअली आपके पास। तो ये आपके पास देखिए इनपुट करंट आ गई, ठीक है, इनपुट करंट आ गई, इनपुट पावर फैक्टर भी आ जाएगा वहाँ से। तो स्टार्टिंग करंट या इनपुट करंट कितने आपके पास, इनपुट इज इक्वल्स टू 6.77 एम्पियर। लेकिन ये कनेक्शन कैसा आपके पास, स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें ये जो करंट आई आपके पास, कौन सी करंट होगी आपके पास है, दिस विल बी फेज करंट, बिल्कुल सही है। तो IL जो आएगा आपके पास, IL इनपुट will be equals to √3 times of 6.77, this will become, this multiply by √3, this will be 11.72 एम्पियर,
क्या 11.72 एम्पियर, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर आपको पावर फैक्टर पूछा है, इनपुट पावर फैक्टर, सो cos 5 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ, वोल्टेज का एंगल जीरो है, माइनस वोल्टेज का एंगल जीरो माइनस करंट का एंगल, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 39.7 कितना है 67, तो ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ 39.67, ये आ जाएगा 0.769 लाख, ये आ जाएगा आपके पास इनपुट का, सॉरी पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर करंट आ जाएगा, करंट का पावर फैक्टर आ जाएगा इनपुट पावर फैक्टर आ जाएगा, करंट का एंगल इनपुट पावर फैक्टर एंगल होता है एक्चुअली, और इनपुट करें तो इनपुट करंट का एंगल इनपुट पावर फैक्टर बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो आपने देखिए पावर फैक्टर निकाल लिया, इनपुट करंट निकाल लिया, अब उसने क्या बोला, इक्विवेलेंट रोटर करंट एंड टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर। अब रोटर करंट अगर अपन को पता करना है तो देखिए यहाँ पे अपन को क्या पता चलना चाहिए कि इस सर्किट को बस आपने सॉल्व किया तो यहाँ से जो करंट है, कितनी करंट है आपके पास, दिस इज 6.77 एम्पियर, इतनी करंट आ रही है एट एन एंगल ऑफ माइनस 39.67, इतनी करंट आ रही है। अपन को इस साइड की करंट पता करनी है तो इस साइड की करंट पता करनी है, और आपके पास इस साइड की करंट दो ब्रांचेस, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके करंट का वैल्यू पता नहीं करोगे, आराम से पता कर लोगे। सो वो जो करंट आएगी आपके पास कैसे कि रेफर्ड करंट आएगी रोटर की, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी 6.77 एट एन एंगल ऑफ माइनस 39.67 मल्टीप्लाई बाय what 101.67 at an angle of 90, this is what 101.67 at an angle of 90 at an angle of what 90 divided by addition of this both the impedances, impedance of this branch plus what impedance of this branch, इस टाइप से। तो इसका ये वाला एडिशन आ जाएगा आपके पास, तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट अगर उसका वैल्यू लिखूँ तो 69.33 कॉमा 105.78, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 126.47 एट एन एंगल ऑफ 56.75, क्या 56.75, इस टाइप से आ रहा है। मैं डायरेक्ट आपको I2 डैश का वैल्यू बताता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि उसका सब कुछ अपन एनालिसिस करें यहाँ पे। तो देखिए कि I2 डैश का जो वैल्यू आएगा आपके पास, एक्चुअली मैं आपको उसका प्रोसेस समझा दिया किस टाइप से आप उसको फाइंड कर सकते हो। इसका वैल्यू आने वाला है 5.413 एट एन एंगल ऑफ माइनस 6.811, 5.413 एट एन एंगल माइनस 6.811। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग डेफिनेटली उसका वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। तो मैं एक बार फिर से उसको सॉल्व करके देखता हूँ। 101.67 दिस डिवाइडेड बाई 126.47, 5.44, एक्चुअली मेरा तो 5.44 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो आएगा 90 माइनस 39.67 माइनस 56.75 माइनस 6.4 आ रहा है एक्चुअली। जो वैल्यूज लिए वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ठीक है, बुक्स में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिए होते हैं। तो I2 डैश का वैल्यू इतना आ गया। अब उसने क्या पूछा है, टॉर्क डेवलप्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस वन, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क डेवलप्ड होगा उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, हेंस द टॉर्क डेवलप T विल बी इक्वल्स टू व्हाट, T विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाय S डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा S, इस टाइप से। तो 3 का वैल्यू कितना होगा आपके पास, अभी R2 बाई S, मतलब यहाँ पे R2 जो था ना, एक्चुअली R2 का वैल्यू कितना था, R2 बाई S का 69 पॉइंट, रोटर रेजिस्टेंस जो होगा भाई उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रोटर वाला पैरामीटर 69.33, तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय I2 का वैल्यू कितना है, दिस इज 5.44 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 बाई S का वैल्यू कितना है 69.33, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 12 पोल की मशीन है तो 6 पोल के लिए अगर 1000 RPM होता है तो 12 पोल के लिए कितना 500 RPM हो जाएगा। तो दिस इज 500 RPM ओमेगा की बात, ओमेगा एस, हाँ, और मतलब NS की बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 60, तो 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, दिस विल बी 117.55 न्यूटन मीटर। आप कैलकुलेट कर लेना उसको, इतनी बड़ी बात नहीं, आसान से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको एक और तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, एक तो रोटर वाले करंट से आपने फाइंड किया, डायरेक्टली भी देखिए आप यहाँ से जो करंट आ रही थी ना, दिस करंट, कौन सी करंट थी, स्टार्टिंग करंट तो कितनी थी 6.77, दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस वॉट एयर गैप वाला जो रेजिस्टेंस था, दिस रेजिस्टेंस RF, ठीक है, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो देखिए किस टाइप से, तो दिस वुड हैव बीन टॉर्क इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय IS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉट RF डिवाइडेड बाय ओमेगा S। So this would have been equals to 3
3 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट कितनी थी करंट 77 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 44.8 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 60। तो इसका वैल्यू देखना अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ही आने वाला होगा। देख लेता हूँ मैं चाहे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6.77 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4.448 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1000 pm, ये आ जाएगा बिल्कुल सही है, उसके बराबर ही आ रहा है 117.65 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एक डेसिमल वगैरह चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई आगे उसने पूछा कि टॉर्क डेवलप बाय द मोटर एट अ स्लिप ऑफ 0.03, ये अपन ने सॉल्व कर दिया यूजिंग इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। आगे पूछ रहे डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड एंड करस्पॉन्डिंग स्पीड। अब उसने बहुत अच्छा पूछा मैक्सिमम टॉर्क डेवलप्ड के लिए, तो अपन डायरेक्टली उसका फॉर्मूला डिराइव करके बताए थे मैं आपको, क्या था टीएम के लिए। तो टीएम जो था आपके पास टीएम लास्ट इक्वेशन में, लास्ट लेक्चर में मैंने उसका वैल्यू बताया था आपको, मैंने उसको बताया था कि किस टाइप से फाइंड करते उसका वैल्यू। टीएम का वैल्यू आपको बताया था 3 मल्टीप्लाई बाय वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय आर ई प्लस अंडर रूट ऑफ आर ई का स्क्वायर प्लस वॉट प्लस एक्स डैश इसका स्क्वायर, इस टाइप से। तो ये वाला फॉर्मूला था टीएम के लिए, वेयर एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स ई प्लस वॉट x2, इस टाइप से। तो एक्स ई का वैल्यू क्या था, दिस इज x1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एम डिवाइडेड बाय x1 प्लस एक्स एम प्लस x2 प्लस वॉट x2, इस टाइप से। और VTH का वैल्यू क्या था, VTH इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू, देखिए उसका वैल्यू क्या था एक्चुअली आपने जो फाइंड किया था उसका वैल्यू J टाइम्स ऑफ XM मल्टीप्लाई बाय VPH सप्लाई वोल्टेज जो थी पर फेज वोल्टेज, क्योंकि पर फेज के लिए निकाला जाता है पूरा का पूरा एनालिसिस, दिस डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बस मैं उसमें वैल्यूज भी पुट कर दे रहा हूँ, सब कुछ पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी तो आना चाहिए भाई, इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं। XM का वैल्यू कितना है 101.67 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 420 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। x1 नहीं है एक्चुअली, ये x1 होगा, ये xm रहेगा। xm का वैल्यू कितना था 101.67 प्लस x1 का वैल्यू कितना है 6.28, उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस विल बी 101.67 प्लस 6.28, इसका वैल्यू बन जाएगा आपके पास 107.95। कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 107.95। और इसका जो ओवरऑल जो टर्म है उसका जो VTH का वैल्यू आएगा यहाँ से, this will be this multiply by 101.67 multiply by 420, इसका वैल्यू आ जाएगा 395.56। कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 395.56। एक्चुअली 395 नहीं आएगा, इसके पहले 393 आया था ना ये, हाँ यही वाला तो वोल्टेज इसके लिए बन जाएगा, बिल्कुल सही है 393.45 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो XM के अक्रॉस में अपन इसके पहले वोल्टेज निकाले थे ना, वो वही तो वोल्टेज रहेगी है, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, ये तो आसान है, मतलब दोनों तरीके से सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। तो RE का वैल्यू क्या आ जाएगा, RE तो आप पता कर सकते हो अभी, RE क्या होगा, RE इज नथिंग बट R1 मल्टीप्लाई बाय XM डिवाइडेड बाय कैपिटल X। ठीक है, तो R1 का वैल्यू आपके पास 2.95 मल्टीप्लाई बाय 101.67 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू कितना है, दिस इज 107.95। देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला होगा भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2.95 मल्टीप्लाई बाय 101.67 डिवाइडेड बाय 107.95, ये आ जाएगा 2.78 ओम। तो RE आ गया आपके पास, देखिए दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज RE, ये VTH आ गया, XM और X1 दोनों को ऐड कर सकते हो आप, उसका वैल्यू भी पता कर सकते हो। तो ठीक है, तो अगर मैं इसको पता कर लूँ तो देखिए XC का जो वैल्यू आएगा, XC का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसका भी वैल्यू पता कर दे तो 101.67 मल्टीप्लाई बाय 6.28 दिस डिवाइडेड बाय 101.67 प्लस 2.95, ये आ जाएगा XC का वैल्यू। XC का जो वैल्यू आ रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 6.102 प्लस x2 का जो वैल्यू होगा दिस इज 4.11। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा x डैश का, दिस इज दिस प्लस 4.11, इसका वैल्यू आता है
10.21 कितना आ रहा है 10.21, दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्स डैश का वैल्यू, ठीक है एक्स डैश का वैल्यू आ गया, आर ई का वैल्यू आपने पता कर लिया कितना है आपके पास आर ई का वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू आर ई, तो ये आर ई का कैलकुलेशन है और ये जो कैलकुलेशन बना आपके पास पूरा का पूरा दिस इज द कैलकुलेशन फॉर व्हाट वी टी एच, किसके लिए था वी टी एच, तो सारे तो वैल्यू आपने पता कर ही ली है, ठीक है, तो उसमें बस वैल्यूज पुट करना है आपको, ठीक है, अब वो भी मैं पुट करके देता हूँ चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टी एम का जो वैल्यू आएगा थोड़ा हॉच पॉच टाइप लग रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखे, ठीक है, डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं इसमें, इसके पहले मैं सॉल्व करके दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय वी टी एच का वैल्यू कितना है 393.45, सो दिस इज 393.45 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 500, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 1000 आरपीएम, सॉरी 1000 पाई डिवाइडेड बाय 60, 1000 पाई एक्चुअली 1000 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर ई का वैल्यू कितना आपके पास, आर ई का वैल्यू है 2.78, सो दिस इज 2.78 प्लस अंडर रूट ऑफ 2.78 का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का वैल्यू कितना 10.21 इसका स्क्वायर क्या है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टी एम का वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, बस चीज़ें आपको थोड़े जल्दी जल्दी करते आनी चाहिए, कैलकुलेशन करते आना चाहिए जल्दी जल्दी, ठीक है, दिस इज दिस इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस 2.78, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय 1000 पाई मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 393.45 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60, इसका वैल्यू आ रहा है 331.83 न्यूटन मीटर, मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास जो उसने दिया है मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू 331, करेक्ट है भाई, जो पैरामीटर्स मैंने कंसिडर किया उसके करस्पॉन्डिंग यही आंसर दिया है उसने 331.83, एक बार फिर से आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा, हो सकता है मेरी ओर से कहीं भी अगर गलती हो जाए तो 331.83 न्यूटन मीटर, ठीक है 83 न्यूटन मीटर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ये क्या है मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू है। मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू कैसे पता करोगे, मैक्सिमम स्लिप एस एम इज इक्वल्स टू R2 स्मॉल r2 मतलब वही R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर ई का स्क्वायर प्लस व्हाट एक्स डैश, डायरेक्टली इसको लिख दीजिए एक्स डैश का स्क्वायर, इस टाइप से 2.08 डिवाइडेड बाय आर ई का वैल्यू कितना है, आर ई का वैल्यू 2.78 इसका स्क्वायर बन जाएगा, सो 2.78 का स्क्वायर प्लस एक्स डैश का वैल्यू क्या है, एक्स डैश मतलब क्या एक्स ई प्लस x2, तो दिस इज 4.11 एंड दैट इज 6.102, तो ये बन जाएगा आपके पास 10.21, ये क्या बन जाएगा 10.21 इसका स्क्वायर, सो 10.21 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो उसका वैल्यू देखिए मेरे पास जो आएगा वो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 0.1965, कितना आ जाएगा 0.1965, ये आ जाएगा मैक्सिमम स्लिप का वैल्यू, कितना किसका वैल्यू हो जाए मैक्सिमम स्लिप, सो मैक्सिमम स्लिप एस एम इज इक्वल्स टू 0.1965, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्लिप। इसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या पूछा, करस्पॉन्डिंग स्पीड भी बता दीजिए, तो स्पीड क्या आ जाएगा एन आर इज इक्वल्स टू एन एस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एस, एन एस का तो वैल्यू 500 है, 1 माइनस 0.1965 क्या 1965, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड देख लेते कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 500, 401.72 आरपीएम, 401.72 आरपीएम, दिस इज द रोटर स्पीड, ये क्या आने वाला रोटर स्पीड करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द स्लिप एस एम इज इक्वल्स टू 0.1965, ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है भाई, हाँ ठीक है, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने जो दिया था एक्चुअली उसी क्वेश्चन के धरती पे ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है, बस इसमें एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे ई का वैल्यू दिया नहीं था, उसको आपको फाइंड करना था, अगर नहीं भी फाइंड करते, अगर एक्सएम का वैल्यू दिया होता तो मैंने दिखा दिया आपको कि ये वाला जो अप्रोचेस थे इस अप्रोचेस से आप उसको जाके आराम से पता कर सकते थे, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है, बस इसमें पेशेंस रखना, धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, थोड़ा ज़्यादा भी आपने जल्दबाजी एक जगह पर भी कर दी ना, आप देख सकते हो कि ईच एंड एवरी पैरामीटर इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पैरामीटर, ड्यू टू विच द चांसेस आर देयर दैट यू मे कम और यू मे इनकर अ मिस्टेक विच इज इंडीड वेरी डेंजरस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अपने कंसेप्ट बनाया तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, धीरे धीरे कैलकुलेशंस करो, आंसर आएगा आपके पास, ठीक है भाई, तो यही पे अपन ये वाला जो लेक्चर इसको वाइंड अप करते हैं और बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच।